हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस और 10th क्लास की साइंस विषय के अंत की चल रही है हमारी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अवक्रिया तथा समीकरण। ठीक है नी। इस चैप्टर का हमने अब तक 2 लेक्चर देख लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है नी। तो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से की जाती हैं, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सिखाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1% डायरेक्ट बनता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है नी। यानी कि आपको एक अनबैलेंस इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसको आपको बैलेंस करना होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया है। यदि आपने नहीं देखा जाके देख लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां पर जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का भी मैंने करवा दिया है। फिजिक्स वाले में भी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए जाके। ठीक है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत स्टूडेंट। और इस वीडियो में तो हम केमिकल रिएक्शनों को यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीका समझ में आएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे करके तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की, बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बता ही दिया था। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो उस उपरांत जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है नी। रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आग का जलना, उसमें जो रिएक्शन हो रहा है ना, इसी प्रकार से। तो ये सारी की सारी क्या है, मतलब रिएक्शन होती है। जैसे दूध से दही का बनना, उसमें भी एक रिएक्शन हुई कोई ना कोई, है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती है। रासायनिक रिएक्शन में केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पदार्थ भी नया बन जाता है। ठीक है नी। तो ये केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इस चैप्टर के अगर हम बेस से देखें तो कितनी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो चलिए नंबर से यहाँ पे आप लिखते चलिए। सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है आपकी कौन सी है, इनको हम बारी बारी से देखेंगे भी। ठीक है नी। सबसे पहली आपकी लिखते चलिए कॉपी पर, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है नी। संयोजन अभिक्रिया, क्लियर। दूसरी अभिक्रिया है आपकी वियोजन, इसकी उल्टी होती है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है नी। और इसके बाद जो आपकी आती है तीसरी अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, क्लियर। चौथी अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद जो पांचवी रिएक्शन है आपकी इसमें, वो आपकी है कौन सी, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। ये सारी की सारी मैं रिएक्शन बता रहा हूं, इन रिएक्शन को हम पढ़ना भी है, डेफिनेशन भी लिखना है इनका और इनका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है नी। तो एक एक एग्जांपल लिखना पड़ता है और समझना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है नी। तो ये इसके प्रकार हैं। देखिए छमा क्या है, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। इसी को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्लियर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और आपका जो सातवां जो रिएक्शन है वो है आपका कौन सा, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया।
ठीक है नी, रेडॉक्स अवक्रिया, ठीक है नी। तो ये हो गया आपकी रेडॉक्स अवक्रिया। तो 7 अवक्रिया है। अगर अब देखिए आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया, ऊष्मा शोषी अवक्रिया, ठीक है नी। तो वो भी आपकी अवक्रिया होती हैं जो ऊष्मा शोषी होती हैं, ऊष्मा क्षेपी होती हैं, तो उनको भी आप लिख लीजिए अलग से। 8वां है आपका ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। रासायनिक जो अवक्रिया है ये वाली ऊष्मा क्षेपी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। 9वां देखिए ऊष्मा शोषी, ऊष्मा ऊष्मा शोषी अवक्रिया, ऊष्मा शोषी अवक्रिया, क्लियर। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अवक्रिया है ये दोनों अवक्रिया, सबसे ज्यादा है, ठीक है नी। अगर हम बात करें तो इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हम कह सकते हैं इनको, ठीक है नी। ये वाली और ये वाली दोनों, ये दोनों अवक्रिया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। और आपकी एक अवक्रिया ये वाली है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये वाली, ठीक है नी। इसको भी आपको देख लेना है, यानी कि ये उपचयन अवक्रिया और अपचयन अवक्रिया, ये दोनों है इसमें, ठीक है नी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये दोनों इंपोर्टेंट है। अब ये संयोजन और वियोजन क्या होता है, तो संयोजन इतना इंपोर्टेंट नहीं होता है, इतना आपका वियोजन होता है, ठीक है नी। कितना होता है वियोजन अवक्रिया, संयोजन अवक्रिया ज्यादातर नहीं पूछी जाती है, फिर भी मैं बता रहा हूँ सबसे इंपोर्टेंट जो है ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया और ऊष्मा शोषी अवक्रिया, और ये आपकी उपचयन अवक्रिया और अपचयन अवक्रिया। परंतु आपको पढ़ना सभी को, ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं पढ़ना है, परंतु मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इनको तो कभी छोड़ना ही नहीं, मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये कितनी है 9 अवक्रिया हैं, और इन 9 अवक्रियाओं को हमको पढ़ना है, नंबर बाय नंबर से इनको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे केवल 2 अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया, हमारी एक संयोजन अवक्रिया और एक यहाँ पर वियोजन अवक्रिया। इन दोनों अवक्रियाओं को हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं, क्लियर। तो जितने मैंने जो अवक्रियां बताई हैं सभी को पढ़ना है, फिर लास्ट में जाकर के हमें पढ़ना है संचारण, एक क्रिया होती है तो उसको भी पढ़ना है, और संचार को फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे, धातु वाले में भी पढ़ेंगे, ठीक है नी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, फिर हम लास्ट में भी पढ़ेंगे। तो ये है आपके, तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, और फिर हम देखते हैं संयोजन अवक्रिया क्या है, फिर वियोजन अवक्रिया क्या है, इन दोनों अवक्रियाओं को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम संयोजन अवक्रिया की, इसे इंग्लिश में कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है नी। अब देखिए संयोजन अवक्रिया क्या होती है इसको हम समझते हैं। तो इसका नाम को पकड़िए पहले तो, संयोजन, संयोजन का मतलब संयोग करना, ठीक है नी। संयोजन का मतलब एक तरह से होता है जुड़ना, ऐसे आप सिंपली याद रखेंगे इसको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब ये है आपका जुड़ना से, ठीक है नी। तो इसका मतलब है जोड़ना, आप ऐसे करके याद रखिए इसको, जोड़ना, ठीक है नी। संयोजन करना यानी कि जोड़ना, संयोजित करना यानी कि जोड़ना, क्लियर है नी। तो यानी कि ऐड करना। तो संयोजन अवक्रिया का मतलब क्या होगा, जोड़ना हो गया, है ना। परंतु ये कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है नी, डेफिनेशन नहीं है इसकी। अब इसे समझिए, इसमें होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। हमने पढ़ रखा है कि यानी कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं, अभिकारक जानते हो, यानी जो पदार्थ, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक पदार्थ है, आपका कैल्शियम है, दूसरा मान लीजिए आपको कार्बोनेट है, और इनको आपस में मिला दें, ठीक है नहीं। तो आपस में मिलाकर क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो एक उत्पाद बन जाएगा। तो ऐसे समझिए, मैं इसका एग्जाम्पल लेके चलता हूं, तब आपको बेहतर तरीका समझ में आएगा। देखिए, तो इसका उदाहरण देखिए पहले तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करें, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम कौन सा लेते हैं, हम यहां पर लेते हैं कि देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है M और G, ये होता है मैग्नीशियम, ठीक है नी। हम मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं। अब आपको पता है वायु में जलाएंगे, मैग्नीशियम एक तत्व होता है, एक धातु है। जब इसको हम वायु में जलाते हैं, वायु यानी कि हवा में, ऐसे ही जो हमारा है वातावरण, इसमें जलाएंगे तो वातावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने में सहायक होती है। तो इसका मतलब यह कि यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जलाएगा, है ना। जब इसको जलाया जाता है तो क्या रिएक्शन होता है, और मैंने आपको बताया था कि कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इस प्रकार से एक एरो भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है भैया, अभिकारक हैं, एक ये अभिकारक और एक ये अभिकारक, ठीक है नी। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं भैया, फिर
जल करके इन्होंने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब बात आती है कि ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर O2 है, तो एक काम करिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, अब यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। अब ये इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस हो गई। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वायु में जलाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका मैग्नीशियम है, ये क्या है आपका? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ये आपका मैग्नीशियम है, और प्लस ये तो आपका क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है आपका? ऑक्सीजन है, ये आपसे वायु से प्राप्त हुई है। और ये क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन और ये आपका मैग्नीशियम, ये आपस में जुड़ करके क्या बना दिया इन्होंने? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है नहीं? और ये आपका जो होता है एक तरह से सफेद तरह का होता है, जो रेख सा होता है इसका, ये सफेद कलर का होता है। जब मैग्नीशियम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रकार से बन गया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ संयोजन। एक अभिकारक और ये वाला अभिकारक आपस में मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई है? संयोजन अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना लेते हैं, ये क्या बना? आपका उत्पाद बन गया। ये क्या है? आपके अभिकारक, ये भी अभिकारक। तो 1 या 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जुड़ना। ठीक है नहीं? तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यही क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है। चलिए मैं इसको यहाँ पर इसको रूट कर देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया से बोला जाता है। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर लिया है, जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है, मैग्नीशियम आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यही नहीं है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही हो, जब हम कैल्शियम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्लियर? क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये बात आपको भी ध्यान होना चाहिए, ये चूना पत्थर होता है। ठीक है नहीं? इस प्रकार से। तो ये क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, इसका देखिए आपको सामान्य सूत्र भी लिख करके चलना है। सामान्य सूत्र क्या होता है? चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूं। काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहीं पर बताता हूं किस प्रकार से इसका सामान्य सूत्र भी लिखना है, यानी संयोजन अभिक्रिया का। देखिए, इसका जब आप डेफिनेशन लिख लो, बोर्ड की बात बता रहा हूं, बोर्ड में किस प्रकार से लिखना है, तो आपको सामान्य सूत्र लिखना है इसका। सामान्य समीकरण इस प्रकार से लिख दीजिए, सामान्य समीकरण। तो सामान्य समीकरण क्या होता है? जैसे मान लिया आपके पास अभिकारक है, ए अभिकारक प्लस बी अभिकारक, ये 2 अभिकारक मिलकर के क्या बना लेंगे भैया? आपका ए बी एक उत्पाद बना लेंगे। तो ये होता है आपका क्या? एक सामान्य सूत्र होता है, और इस प्रकार से आपको इसे कोष्टक में बंद कर देना है। तो इसे बोलते हैं इसका सामान्य समीकरण। क्लियर? ये दोनों क्या है? इसके अभिकारक हैं, आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्या है? इसके अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। क्लियर? और ये जो आपको निकल के आया है, ये क्या है? इसका उत्पाद होता है। क्लियर? इस प्रकार से फिर बाकी बात आप एग्जाम्पल वगैरह जो देना चाहते हैं वो आप वहां पर दे सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार से है। तो ये इसका क्या होगा? इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। एक और अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेके चलूं तो समझ लीजिए, एक और एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका देखिए, इस एग्जाम्पल को जब हम क्या करते हैं, जब कार्बन का दहन करते हैं, क्या करते हैं भैया? कार्बन का दहन करें। ठीक है नहीं? अब कार्बन का जब दहन करोगे तो क्या निकलेगा? आपको पता है, जैसे कार्बन, कोयला मान लीजिए, कोयले का दहन आप यहां पर लिख सकते हैं, कोयले का दहन। जब कोयला का होता है कार्बन, तो कार्बन सी से दिखाते हैं। आप दहन करेंगे तो ये ऑक्सीजन तो होगा ही, तो O2 भी करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO2। तो कार्बन है ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयले का दहन किया जाता है तब
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और वहीं पर हमें ऊर्जा भी मिलती है। क्या मिलती है भैया? ऊर्जा भी मिलती है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं हीट, ठीक है नहीं, कैलोरी में प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये उसका क्या है, ये दूसरा इसका एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी देखिए ये दो अभिकार आपस में मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। क्लियर? ये कोयला जो है कार्बन, मतलब मैंने कोयला लिया है वो कार्बन से दिखाया है, क्योंकि कोयला एक कार्बन ही होता है। जब हम इसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, ठीक है नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है नहीं। यानी अब देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ये संयोजन होता है, कंपोजिशन यानी कि जुड़ना, है ना, डिकम्पोजिशन यानी कि बिखरना या टूटना, सिंपल है। चलिए इसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम वियोजन अभिक्रिया की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, वहां पर था संयोजन, ये ठीक संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है हमेशा। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई? उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, अगर मैं इसे सामान्य सूत्र से लिखना चाहूं, पहले से सामान्य सूत्र से लिख चलेंगे, सामान्य सूत्र, सामान्य समीकरण, इधर से कह सकते हैं हम सामान्य समीकरण समझेंगे उसके बाद। क्लियर? तो सामान्य समीकरण ये होता है कि जब एक उत्पाद, पहले से समझिए वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, टूटना, इसका ये मोटा मोटा समझिए, इसका मतलब होता है टूटना, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब अगर इसका सामान्य समीकरण देखें तो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए वहां पर क्या हो रहा था, एक अभिकारक जब आपस में मिलकर के एक उत्पाद बना रहे थे। अगर मैं यहाँ एक उत्पाद ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये उत्पाद ले लिया ए और बी, ये उत्पाद ले लिया। अब इस उत्पाद को मैंने कुछ टेम्परेचर या हीट परिवर्तन किया और ये टूट गया, एक ए में और एक ये बी में। तो ये अभिकार दो या दो से अधिक कहाँ टूट गया? अभिकारकों में टूट गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो होती है उसे बोलते हैं भैया हम क्या? वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन रिएक्शन बोला जाता है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर? यानी कि जब एक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर? चलिए पहले इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद इसका हम एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारक में बाह्य कारकों से टूट जाता है, यानी बाह्य कारक यानी कि जो बाहर से कोई भी कारक हम इसमें लगाते हैं, जैसे ताप हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, हीट हो गया, ये कुछ हम दे दें तो वो टूट जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूं, इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पर। जैसे आपका जो होता है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है नहीं, पत्थर चूना होता है, चूना पत्थर होता है। इसको जब हम क्या करते हैं भैया, जब इसको हम रिएक्शन देते हैं, क्या करते हैं, सॉरी रिएक्शन करते हैं इसका, और इसको हम क्या देते हैं? तापमान देते हैं, हीट देते हैं, ठीक है नहीं, हम कह सकते हैं टेम्परेचर देते हैं। मैंने इस प्रकार से इसको दिखा दिया है। तो क्या होता है, ये टूट जाता है। तो एक टूटता है CaO प्लस CO2, इस प्रकार से टूट जाएगा। क्लियर? तो ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है भैया आपका? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और तापमान दिया जो बनेगा भैया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बन गया ये। और ये हो गया भैया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ये बने कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से तो ये दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है तो क्या होता है भैया, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्लियर? इस प्रकार से तो ये होती है आपकी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये दो अभिक्रिया हमने देखी। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है, वियोजन अभिक्रिया भी आपकी कई प्रकार की होती है, इसको भी हम देखेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वियोजन अभिक्रिया कौन कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी
यानी कि पहली अवक्रिया होती है वियोजन अवक्रिया। यानी देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, वियोजन अवक्रिया को हम बोलते हैं अपघटन अवक्रिया। ठीक है, आप नाम से लिख लेंगे, अपघटन अवक्रिया भी इसको बोला जाता है। अब देखिए वियोजन अवक्रिया तुम्हारी तीन प्रकार की होती है। एक तो तीन तरीका से हो सकती है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऊष्मीय वियोजन, और आपका विद्युत वियोजन, और एक आपका होता है प्रकाश वियोजन। ठीक है नहीं, इस प्रकार से तीन प्रकार की इसे वियोजन अवक्रिया होती है। उसको हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और कुछ और रिएक्शनों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है नहीं, तो आज की इस वीडियो में हमने केवल देखा कि संयोजन अवक्रिया क्या होती है और वियोजन अवक्रिया क्या होती है। इस प्रकार से सामान्य सूत्र लिखेंगे और एग्जाम्पल भी देंगे, तब आपका जाकर के ये नंबर पक्का होता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा संयोजन अवक्रिया क्या होती है और वियोजन अवक्रिया क्या होती है। ठीक है नहीं, बड़े सिंपल में अपनी भाषा में मैंने इसको आपको समझाया है, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है नहीं, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद। चलिए स्टूडेंट देखिए, हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन की, हम बात कर रहे थे, यानी रासायनिक अवक्रिया कितने प्रकार की होती है, उसमें से हमारा दूसरी अवक्रिया चल रही थी वियोजन अवक्रिया। मैंने आपको बताया था कि वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। जब एक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है किसी बाह्य कारक द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं क्या भैया, वियोजन अवक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? वियोजन अवक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अवक्रिया बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पर बस वही डेफिनेशन लिखा है, जब एक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में बाह्य कारकों से टूट जाता है तो इस प्रकार की अवक्रिया को वियोजन अवक्रिया कहते हैं। ये इसका सामान्य समीकरण होता है। मान लीजिए एक उत्पाद है, ये भी, इसको हमने बाह्य कारक कुछ भी दिया और परिवर्तन किया थोड़ा सा, तो भैया ये दो अभिकारकों में टूट गया। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इसको मैंने क्या किया भैया, हीट दी, तो ये टूट करके इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो ये था आपका वियोजन अवक्रिया। अब वियोजन अवक्रिया कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वियोजन अवक्रिया जो होती है आपकी तीन तरीका से होती है। कह सकते हैं तीन प्रकार की वियोजन अवक्रिया होती है। कौन कौन सी होती है, चलिए वो देखते हैं। पहला जो होती है वो होती है आपकी हमारी ऊष्मीय वियोजन। कौन सी अवक्रिया होती है? ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया। और जो दूसरी जो होती है आपकी, वो होती है आपकी क्या, प्रकाश वियोजन अवक्रिया। तीसरी होती है आपकी विद्युत वियोजन अवक्रिया। ये तीन प्रकार की वियोजन अवक्रियाएं होती हैं। तीन प्रकार से, कहने का मतलब यह है कि तीन प्रकार से हम किसी भी उत्पाद को उसको वियोजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्लियर? तो वही अवक्रिया जो होती है तीन प्रकार की होती हैं। चलिए उनको हम नंबर से विद एग्जाम्पल के यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए इसको यहां से हटाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा, देखिए इसको ए नाम डाल के चलेंगे क्योंकि हम वियोजन पढ़ रहे हैं, तो वियोजन में हम ए नंबर का ले जाते हैं, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है नहीं, तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, सिंपल सी इसकी परिभाषा होती है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको करवाया था, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो वो टूट जाता है। तो मैंने बताया था आपको कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं भैया, जब हम इसको हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो आप ऊपर लिख देंगे इसमें ऊष्मा, क्या भैया, ऊष्मा देते हैं। जब ऊष्मा दी जाती है तो ये टूट जाता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना लेता है। क्लियर? ये आपकी गैस होती है, इस प्रकार चली जाएगी। क्लियर? तो ये आपका कौन सा वियोजन हो गया भैया, ऊष्मीय वियोजन हो गया। यानी कि ऐसा वियोजन जिसमें ऊष्मा का प्रयोग किया गया हो, बाह्य कारक क्या हो, ऊष्मा हो। ऐसा वियोजन जिसमें बाह्य कारक क्या हो, ऊष्मा होती है, तो इस प्रकार का वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऊष्मीय वियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक उत्पाद ऊष्मा पा करके दो या दो से अधिक अवकारकों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अवक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये क्या होता है भैया, ये गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसको आप लिख लेना, ठीक है नहीं। तो आप यहां पर लिखेंगे ऊष्मीय वियोजन, तो आप लिखेंगे कि ऐसा वियोजन, ऐसा वियोजन जिसमें एक उत्पाद, जिसमें एक उत्पाद
ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। अभिकारकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार के वियोजन को इस प्रकार के वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। क्लियर? क्या बोलते हैं उसे? ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिखना है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्लियर? टूट जाता है। तो बस यही इसका क्या हो जाता है भैया? एग्जाम्पल होता है। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, आप लिख लेना। इसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इस प्रकार से हो गया। तो ये होता है ऊष्मीय वियोजन। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ये इसका एग्जाम्पल है, भूलना नहीं है, इसको आपको तैयार कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि हम बात करेंगे प्रकाश वियोजन की बात करेंगे, फिर हम विद्युत वियोजन की बात करेंगे। ठीक है नहीं? चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं प्रकाश वियोजन। देखिए इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है नहीं? वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है नहीं? चलिए सबसे पहले देखिए प्रकाश वियोजन क्या होता है। प्रकाश वियोजन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई सूर्य के प्रकाश में कोई उत्पाद टूट जाए, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश पाके ही वो टूट जाए, तो ऐसे वियोजन को बोलते हैं हम भैया क्या? प्रकाश वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश वियोजन। एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेना। एग्जाम्पल आपका बड़ा सिंपल है, आप देखिए। एग्जाम्पल है, जब हम सिल्वर क्लोराइड को क्या लेते हैं? हम सिल्वर क्लोराइड, तो ये आपका क्या है? AgCl। सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश देते हैं, क्या देते हैं भैया? सनलाइट देते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इसे प्रकाश दे दिया, प्रकाश मिला। और जैसे इसे प्रकाश मिलेगा तो भैया ये टूट जाता है, Ag+Cl2 में टूट जाएगा। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, ये डबल है तो एक काम की यहां 2 लगा दीजिए, आप यहां पर भी 2 लिख दीजिए, तो इस प्रकार से टूट जाएगा। तो ये क्या है आपका? ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। लिख लीजिए इसे, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है नहीं? और ये है आपका सिल्वर ही बोलते हैं इसको, तो ये तो सिल्वर ही है, चांदी बोलते हैं इसे। ठीक है नहीं? तो ये होता है वो क्लोराइड। क्लियर? ये आपका क्लोराइड है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? क्लोराइड है, क्योंकि भैया इसमें डबल है। ठीक है नहीं? ये है आपका सिल्वर क्लोराइड और ये सिल्वर क्लोराइड है आपका। ठीक है नहीं? अब यहां पर आप देख सकते हैं कि Cl2 हो गया है, इस प्रकार से टूट गया। तो ये प्रकाश से टूटा है। किससे टूटा है? प्रकाश से। ये एक उत्पाद था, ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया। ठीक है नहीं? तो ऐसे वियोजन को बोलते हैं हम क्या? प्रकाश वियोजन बोलते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि एग्जाम्पल बड़े ही इसके इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यही एग्जाम्पल है इसका, प्रकाश वियोजन का। ऐसी बात नहीं, और भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है नहीं? ऐसी बात नहीं कि यही एग्जाम्पल है केवल, और भी एग्जाम्पल होते हैं जो प्रकाश से टूट जाते हैं। क्लियर? तो ये मैंने यहां पर इसका एक एग्जाम्पल आपको लिखा है, आपकी एनसीईआरटी किताब में और भी एग्जाम्पल है। तो ये आपका क्या है? AgCl। ठीक है नहीं? यानी कि सिल्वर क्लोराइड। तो इसको आपको ज्यादा एग्जाम्पल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही लिखना होता है। क्लियर? तो सिल्वर क्लोराइड है आपका। सिल्वर क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं? तापमान देते हैं तो ये टूट जाता है नहीं? इस प्रकार से। अब आगे देखिए, आगे आपको देखेंगे तो इसे लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे इसका ऐसा वियोजन, आप लिखिए इसे ऐसा वियोजन
जिसमें एक उत्पाद प्रकाश पाकर दो से अधिक भागों में टूट जाता है, अधिक भागों में टूट, दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। इस प्रकार से लिखेंगे, दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार के वियोजन को, तो इस प्रकार के वियोजन को प्रकाश वियोजन कहा जाता है। प्रकाश वियोजन कहा जाता है। ठीक है नहीं, प्रकाश वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वो दो या दो से अधिक भाग सिल्वर और क्लोराइड दोनों में टूट जाता है। ठीक है नहीं, यानी कि जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। क्लियर? तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, आप लिख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जो सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखते हैं? काले रंग की बोतल में क्यों रखते हैं? ये क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर लेना कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश उसके अंदर प्रवेश ना कर जाए। अगर सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन कर जाएगा और ये टूट जाएगा यहां से। ठीक है नहीं, टूट जाएगा ना, इसलिए तो सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में रखा जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश उस पर ना पड़ पाए। क्लियर? तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। चलिए अब हम बात करते हैं इसका तीसरा टाइप, यानी कि विद्युत वियोजन की हम बात करते हैं। चलिए इसको यहां पर नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं विद्युत वियोजन की, हम बात करते हैं। अब विद्युत वियोजन क्या होता है, ठीक है नहीं, इसको देखेंगे। ठीक है नहीं, समझिए इसका। अगर मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करूं, पहले आप समझिए, इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो विद्युत वियोजन क्या है, विद्युत वियोजन को समझेंगे यहां पर। तो एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझो, जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, इसे हम नमक बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को। तो ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जो होता है, जब इसके जब हम विलयन में क्या करते हैं भैया, इसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं हम, विद्युत धारा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम, जब क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये टूट जाता है, सोडियम प्लस क्लोरीन, इस प्रकार से। ठीक है नहीं, तो ये इस प्रकार से क्लोराइड में टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहां पर आपका 2 लग जाएगा, यहां पे भी आपका 2 लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये टूट जाता है, 2 भागों में टूट जाएगा। क्लियर? तो यानी कि जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रदान करते हैं तो ये सोडियम और क्लोराइड में टूट जाएगा। ठीक है नहीं, और ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड है। क्लियर? ये से नमक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, नमक। आप इसे याद कर लेंगे, ये नमक का फॉर्मूला होता है आपका NaCl। ठीक है नहीं, है नहीं, और अम्लीय नमक HCl होता है। तो यानी कि ऐसा वियोजन जिसमें एक उत्पाद विद्युत धारा पाकर के 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो ऐसे वियोजन को बोलते भैया विद्युत वियोजन बोला जाता है। क्लियर? बड़ा सिंपल ही है, बड़ा इतना आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है नहीं, तो लिखिए, तो लिखेंगे, तो ऐसा वियोजन, ऐसा वियोजन, ऐसा वियोजन जिसमें
एक उत्पाद एक उत्पाद विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। अभिकारकों में टूट जाता है तो इस प्रकार होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहा जाता है। क्लियर? उसे क्या बोलते हैं? विद्युत वियोजन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम और क्लोराइड में टूट जाता है। क्लियर? इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वियोजन समझ में आ गया होगा। अब वियोजन आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हमारा एक और यहाँ पर रिएक्शन है जिसको हम पढ़ेंगे। इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए इसको यहां से कॉपी कर लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। देखिए बड़ा सिंपल है समझना। विस्थापन अभिक्रिया, अगर इसको आप समझें, विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या है? किसी को किसी की जगह से विस्थापित कर देना, यानी हटा देना। जैसे आपने देखा है इलेक्शन होता है, जो पार्टी जीत के आती है उसे उस कुर्सी से हटा देती है और अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। ठीक है नहीं? एक ही कुर्सी है परंतु सरकारें बदलती रहती हैं, यानी कभी मोदी सरकार, कभी कोई सरकार, कभी कांग्रेस की आएगी, कभी बीएसपी की आएगी, कभी सपा की आएगी। यानी कि कहने का मतलब सरकारें बदलती रहती हैं। एक कुर्सी के लिए सरकारें क्या होती है भैया? बदलती रहती हैं। तो इसमें हो क्या रहा है? केवल देखिए उस व्यक्ति का विस्थापन हो रहा है, यानी कि उसे हटाया जा रहा है केवल। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यही होता है कि जब एक अधिक क्रियाशील, अब देखिए आपने देखा है पार्टी बहुमत से आएगी जीत करके, और जो भैया हार गई है इसका मतलब उसका बहुमत कम हो गया है। अब उसको जो अधिक ज्यादा जीत की सीट लेके आई है वो ज्यादा क्रियाशील रहेगी, तो वो उसको हटा देगा, है ना? तो जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। ऐसे इसमें भी होता है विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है आदमी। ठीक है नहीं? तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं भैया क्या? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि उससे विस्थापित कर दिया। ठीक है नहीं? तो ऐसे क्या होगी भैया? विस्थापन अभिक्रिया होगी। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं भैया विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना? चलिए इसका मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, तब आपको बेहतर तरीका समझ में आएगा। समझिए एग्जांपल है इसका, देखिए एग्जांपल समझो। एग्जांपल में अगर आप देखें तो सोडियम ले लीजिए पहले, Na। मैंने सोडियम लिया है प्लस H2SO4। सब जानते हैं ये सोडियम है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, जब ये रिएक्शन होगी तो कैसे होगी? ये जो सोडियम जो होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है हाइड्रोजन की तुलना में। तो हाइड्रोजन की तुलना में ये सोडियम जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, और भैया हाइड्रोजन जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व होता है। इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है इसकी तुलना में, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है नहीं? तो ये क्या करेगा?
ये वाला जो तत्व है इसको यहां से हटा देगा, इसको यहां से हटा देगा, कहेगा भैया अब आपकी सरकार गिर गई है, आप यहां से हट जाइए। अब ये अपना स्थान यहां ग्रहण कर लेगा और इसके साथ आकर के भैया क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से, या आप इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी के खुशहाल जिंदगी में कोई तीसरा आकर के एंट्री मार जाए, ठीक है नहीं, और उसको भैया वहां से लात मार के बाहर निकाल दे और अपना भैया वहां पौवा फिट कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी भी अपक्रिया क्या होती है भैया, विस्थापन अपक्रिया होती है। कहने का मतलब यह, किसी की खुशहाल जिंदगी में अगर कोई भी व्यक्ति तीसरा आकर के एंट्री कर जाता है तो उसमें से क्या करता है, उस व्यक्ति को लात मार के बाहर निकाल देगा और अपना जाकर वहां पौवा फिट कर देगा। इसका मतलब ये क्या हो गई भैया, विस्थापन क्रिया हो गई, उसको वहां से हटा दिया। अब इस व्यक्ति की वैल्यू नहीं रही, तो यहां से जैसे इसको हटाएगा तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O को भैया बाहर निकाल देंगे, कहेंगे भाई साहब अब आप बाहर जाइए यहां से, ठीक है ना, ये बाहर चले जाएंगे। ये हाइड्रोजन इन्हें कहेंगे अब नीचे जाने से फायदा क्या है, ऊपर ही चले जाते हैं, तो भैया ये ऊपर चला जाए क्योंकि हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ देखिए ये सोडियम है, यहाँ पर डबल हो गया है, तो इसका मतलब आप इसके आगे 2 और लगा दीजिए। अब ये दोनों ने मिलकर इसको हटा दिया और इसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो भैया ये हो गई आपकी विस्थापन अवक्रिया। समझ में आया, किसी की खुशहाल जिंदगी में तीसरा कोई जब एंट्री मार जाता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, तो भैया उसको लात मार के जब बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ अपना पौवा फिट कर लेता है, तो समझ जाना वो कौन सी अवक्रिया हो रही है भैया, विस्थापन अवक्रिया हो रही है, उसे हटा दिया। या आप ऐसा समझ लीजिए, इलेक्शन के चुनाव में जो सीट एक होती है पर लड़ने वाले कई सारे होते हैं, जो जीत जाता है, जो पहले से बैठा होता है वो हार जाता है, तो भैया उसको लात मार के हटा दिया जाता है और अपनी कुर्सी पर जाकर के वो बैठ जाता है। क्लियर, इसी प्रकार से तो यही होता है विस्थापन अवक्रिया। ये इसका एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये तो आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोसल्फेट बोलते हैं इसे, इसे सोडियम सल्फेट बोलते हैं, आप लिख लेना ऐसे, सोडियम सल्फेट, और इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोसल्फेट सॉरी, हाइड्रोसल्फेट, ये सोडियम होता है और ये हाइड्रोजन होता है, लिख लेना, साफ साफ लिखते चलना। अब देखिए ऐसे ही मान लीजिए ये के है, अब के वाले भाई साहब है, क्या ले लें बताओ, HCl ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, आप ले लो भैया HCl। अब इसमें भी आप देखेंगे तो के की जो क्रियाशीलता होती है वो अधिक होती है, के की क्रियाशीलता होती है वो अधिक होती है, के भैया अधिक क्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या करेगा, ये भी यहां से इसको लात मार के बाहर निकाल देगा और भैया यहां पर क्या कर लेगा, ये इसका अपना स्थान कर लेगा, KCl, ठीक है नहीं, ठीक है, इस प्रकार से ये यहां से अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और यहां से इसको भैया बाहर निकाल देगा, इस प्रकार से। तो ये भैया सिंगल तो निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन है तो ऊपर निकल जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, जब यहाँ 2 लग जाएगा तो भैया यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि भैया ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, तो आप यहाँ पे भी 2 लगा दिए, बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। तो ये भी इसका क्या हो गया एग्जाम्पल। इसे बोलते हैं पोटेशियम, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिकम, ठीक है नहीं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, ठीक है नहीं, और ये क्या होता है सोडियम क्लोराइड, इस प्रकार से सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, और आपका जो होता है ये हाइड्रोजन होता है। तो ये जो अवक्रिया हो रही है इसे बोलते हैं विस्थापन अवक्रिया बोलते हैं। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस यही क्या है विस्थापन अवक्रिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देने वाला हूं, पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए। चलिए मैं डेफिनेशन बोलता हूं, लिखिए, ऐसी अवक्रिया, ऐसी अवक्रिया, ऐसी अवक्रिया जिसमें जिसमें एक अधिक अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को
उसके तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? ये इसकी एग्जाम क्या होती है? डेफिनेशन होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल होता है। क्लियर? तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी आपको। समझ में आपको विस्थापन अभिक्रिया आ गई होगी। बड़ा सिंपल है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या आपको बताना है इसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको यहां से मैं हटा देता हूं। चलिए मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइए। जैसे मान लीजिए आपका कॉपर है Cu प्लस ये आपका है H2SO4। क्लियर? यहां पर आप बताइए इसका अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बताइए। इसका ये रिएक्शन करेंगे, ये इसको यहां से हटा देगा, है ना, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा CuSO4 और प्लस H2, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा रिएक्शन। बट ये रिएक्शन जो है पूरा का पूरा गलत होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भैया ये कम क्रियाशील है, ये नहीं हटा पाएगा इसको। ठीक है नहीं, ये इससे अधिक क्रियाशील है ये वाला इस तत्व से। तो भैया ये रिएक्शन होगा ही नहीं, होगा नहीं ये रिएक्शन। क्योंकि अगर अधिक क्रियाशील होता तब इसको हटा पाता। तो अब आपके अंदर एक दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये इससे अधिक है या कम क्रियाशील है। तो इसके लिए आपको हमारा एक वीडियो देखना होगा। ठीक है नहीं, जो मैं आपका ये वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है नहीं, उसका नाम है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि सजातीय श्रेणी, सॉरी, मैं इसमें जब आपको पढ़ाऊंगा वहां पर क्रियाशीलता यानी कि विद्युत रसायन श्रेणी। ठीक है ना, उसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको पता पड़ेगा कि किस तत्व की क्रियाशीलता कितनी होती है और किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है। क्लियर? बड़ा सिंपल सा है और वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है नहीं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत बता दूं तो उसका मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। वहां उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि यानी कि विद्युत रसायन श्रेणी में कुछ तत्व होते हैं जो उनकी क्रियाशीलता को आपको याद रखना है, ताकि आप पता कर सकें कि किस तत्व को कौन सा तत्व हटा सकता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तो समझ में आ गया होगा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, और वियोजन अभिक्रिया भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। ये दो टॉपिक मैंने आपको इसमें कवर करवाए हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज की नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस, और 10th क्लास की साइंस विषय के अंदर चल रही थी हमारी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का पहला अध्याय चल रहा था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक है नहीं, और इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर है आज का, वो लेक्चर नंबर 5 है। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे, जैसा कि हमारा चल रहा था रिएक्शन के बारे में चल रहा था, यानी कि रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने देख लिया था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसके कितने प्रकार होते हैं,
वो हमने देख लिया, और हमने देख लिया था विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है नहीं। परंतु आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि द्वि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि यानी कि विस्थापन जो अपक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, कैसे मतलब हो सकती है। क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था और उसमें विस्थापन अपक्रिया नहीं हो रही थी, ठीक है नहीं। तो ये कैसे अपक्रिया होती है, कौन सा तत्व क्रियाशील अधिक होता है, कौन सा कम होता है, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आपको ये पता हो जाता है तो आप विस्थापन अपक्रिया आसानी से कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है नहीं। और आज के इसी वीडियो में हम देखेंगे कि द्वि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, जो कि हमारा एक नया टॉपिक है, यानी अगला टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो अगली रिएक्शन है, ठीक है नहीं। बहुत ही आसान तरीका समझेंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो रिएक्शन है आपको ऐसे चुटकियों में इसी क्लास के अंदर तैयार हो जाएगी, आपको कहीं पर दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। और स्टूडेंट आपसे एक बात और कहनी है, यदि आपने हमारे फिजिक्स की क्लास नहीं देखी, यानी 10th क्लास में जो मैंने फिजिक्स की क्लास बताई है, वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है, मैंने बहुत सारे वीडियो उसके डाल दिए हैं। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, उसके अभी मैंने कई सारे लेक्चर 8-10 लेक्चर होंगे, आप जाकर देख लीजिए ताकि आपका वो भी जो है कवर हो जाए, ठीक है नहीं। तो बस आज की इस वीडियो में हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, और केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनको भी आप तैयार कर लीजिए, ताकि आपका साथ ही साथ सारा कुछ कवर होता चले, कोई बैकलॉग ना रहे, ठीक है नहीं। मैं यहाँ पर 3 क्लास लेता हूँ, 10th क्लास की साइंस की, ठीक है नहीं। आने वाले समय में मैं मैथ की भी क्लासें लूंगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो 10th क्लास की अगर फ्री साइंस पढ़नी है, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, मैं तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको। अभी हमारा केमिस्ट्री में चल रहा है और मैंने फिजिक्स में चल रहा है, ठीक है नहीं। फिजिक्स में मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके दे सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। आपका कुछ भी नहीं छुड़वाया जाएगा, बस आप इस चैनल पर बने रहें और आपका एक भी टॉपिक नहीं छुड़वाया जाएगा, ठीक है नहीं। अब पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से, आसान भाषा में आपको सारे टॉपिक दिए जाएंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और एक बेल आइकन का जो बटन होता है उसको क्लिक करके उस पर ऑल पे जाकर क्लिक कर देना। यानी कि देखिए क्या करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं परंतु ऑल पे जाकर क्लिक नहीं करते हैं, ताकि जो भी वीडियो आता है हमारा नया उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब तो करना है, बेल आइकन को भी दबाना है और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो बस बने रहिए स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। उससे पहले हमने आपको पढ़ाई थी विस्थापन अपक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है नहीं। तो ये क्या होती है, इसको समझने से पहले आपको जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में विस्थापन अपक्रिया के बारे में, यानी कि एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण करके एक नया योग बना लेता है। तो ऐसे वगैरह कहते हैं हम विस्थापन अपक्रिया। तो ऐसा क्यों होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि यानी कि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है या कम है, ठीक है नहीं, किसी कम है किसी ज्यादा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपकी 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको जितने तत्व दिए गए हैं केवल आपको उतने ही तत्वों को याद करना है। वैसे तो होता तो बहुत कुछ है, ठीक है नहीं, परंतु ज्यादा नहीं है, 10-12 हैं शायद एलिमेंट होंगे, 12-13, ठीक है नहीं। उनको आपको तैयार करना है और क्रम से करना है। चलिए मैं इसका ट्रिक भी आपको बता दूंगा, ट्रिक के माध्यम से इसको तैयार कर लेना। देखिए जो आपका यहाँ पर मैं जो तत्व लिखवाने वाला हूं वहां से आपको पता पड़ेगा किसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, किसकी क्रियाशीलता कम होती है, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखवा, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है आपका पहला लिखेंगे के एन ए, ठीक है नहीं, यानी Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक यानी Zn, Fe यानी कि आयरन, सीसा लेड यानी Pb, हाइड्रोजन, कॉपर Hg, और सिल्वर और Au यानी कि सोना,
क्लियर? आपको दिखाई दे रहे हैं ये इतने एलिमेंट आपको तैयार कर लेने हैं, ज्यादा नहीं है। एक बार देख लेता हूं, शायद आपको कट तो नहीं रहा है कुछ भी। चलिए, कुछ नहीं कट रहा है, केवल इतने एलिमेंट आपको तैयार करने हैं। सोडियम, पोटेशियम है ये क्या है आपका? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, और ये आयरन, और ये आपका लेड यानी कि सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये क्या है आपका? पारा होता है, इसे पारद भी बोलते हैं, ठीक है नहीं? और यहाँ पर सिल्वर, और ये आपका क्या है? सोना होता है, एयू होता है। क्लियर? तो केवल इतने एलिमेंट्स आपको तैयार करने हैं। अब इनको देखिए, याद करने की ट्रिक क्या होती है? सिंपल सी ट्रिक है, हमने जो ट्रिक बनाई है बस आपको उसको तैयार कर लेना है। क्या है कि का ना का मग ऑल जिंक फेंकना शीशे पर। इसे शीशा बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं भैया? शीशा बोलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं शीशा। क्या बोलते हैं इसे? शीशा बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, लेड जो होता है उसे शीशा बोलते हैं, ठीक है नहीं? तो आपको मैंने क्या बताया? मैंने इसकी ट्रिक बताई आपको। देखिए, का, काना का, काना का मग, मग फेंकना, ठीक है नहीं? फेंकना, काना का मग, सॉरी, काना का मग ऑल, ऑल जिंक, जिंक फेंकना, फेंकना शीशे पर, शीशे पर, ठीक है नहीं? तो लिखेंगे हाँ, क्यों नहीं, ठीक है नहीं? क्यों नहीं चांदी सिल्वर चाहिए, यानी चांदी सोना चाहिए, सोना चाहिए। बस सिंपल सी ट्रिक है, ये मैंने बना रखी है। काना का मग ऑल जिंक फेंकना, काना का मग ऑल जिंक फेंकना शीशे पर, हाँ क्यों नहीं चांदी सोना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए समझिए, काना यानी कि के, काना का से के, ना से एन ए, सिंपल सा दिखाई दे रहा है एन ए। इस का से आप देखेंगे तो कैल्शियम, मग का मतलब मग, देखो माँ मच्छी, और ये क्या है तुम्हारा? गगैया। तो इसका पूरे का नाम ये हो जाएगा मग। ऑल का मतलब ये वाला एल्यूमिनियम। जिंक तो आप जानते हैं, जिंक का फॉर्मूला ये होता है Zn। फेंकना की यानी एफ, फेंकना यानी एफ, एफ ही फेंकना शीशे पर, शीशा ये होता है, ठीक है नहीं? इस पर को साइलेंट कर देंगे, से हटा देंगे। हाँ, तो हाँ के लिए आपको ऐसे लिखना है। क्यों नहीं, तो क्यों के लिए ये लगाएंगे क्यू यू, ठीक है नहीं? नहीं तो केवल इसका ना छोड़ देंगे और हा वाला देखेंगे, तो इससे हो जाएगा आपका क्या? मरकरी हो जाएगा जी, एच जी हो जाएगा, ठीक है नहीं? चांदी की तो आप जानते हैं सिल्वर होता है, सोना का आपका EU होता है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक होती है, काना का मग ऑल जिंक फेंकना शीशे पर, हाँ क्यों नहीं चांदी सोना चाहिए, हाँ क्यों नहीं चांदी सोना चाहिए, हाँ क्यों नहीं चांदी सोना चाहिए। काना का मग ऑल जिंक, काना का मग ऑल जिंक फेंकना शीशे पर, ठीक है नहीं? हाँ क्यों नहीं चांदी सोना चाहिए। बस पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है नहीं? आयरन, लेड, लेड को शीशा बोलते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है नहीं? और ये तुम्हारा होता है मरकरी, ठीक है नहीं? क्या होता है? मरकरी, सिल्वर, और ये होता है आपका चांदी, वो सोना, ठीक है नहीं? तो आप इनके नाम भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब यहां से देखिए, आप कैसे पहचानेंगे किसकी क्रियाशीलता अधिक होती है? सिंपल सा है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे अधिक इसकी है, सबसे अधिक, लिखते चलिए, सबसे अधिक, सबसे अधिक क्रियाशील, क्रियाशील है, ठीक है नहीं? बाकी बात इसकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे अधिक तो इसकी है, ठीक है नहीं? सबसे कम यहां देखेंगे, सबसे कम इसकी हो गई, सबसे कम, सबसे कम क्रियाशीलता इसकी है। अब देखिए,
सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम इसकी, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, मतलब ये सबसे कम इसकी हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से। तो आप ऐसे याद रखिए, ये आपका जो क्रम है घटता हुआ है, सबसे अधिक इसकी है और सबसे कम इसकी है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसकी है, तो इसके बाद इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कम होती जाएगी धीरे धीरे धीरे, और सबसे कम इसकी हो जाएगी। क्लियर। अब यहीं से तो मैंने लिया था कि जब मैंने कॉपर को लिया था और प्लस H2SO4 से रिएक्शन करवाई थी विस्थापन अभिक्रिया में, तो नहीं हो रही थी। क्यों? देखिए कॉपर कहां आ रहा है, कॉपर ये गया, हाइड्रोजन कहां है ये, तो इसकी कैसे ज्यादा है इससे, क्योंकि भैया इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, और इसकी कम होगी, और इसकी कम होगी, मतलब ऐसे तो है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर। यहां से आपका रिएक्शन होता है, क्रियाशीलता यहां से देखते हैं। तो आपको इतने ही एलिमेंट आपकी बुक में हैं, केवल इतने ही तैयार करने हैं। क्लियर। आपका कुछ कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्लियर, सही है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्या। ठीक है, समझिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने देखा था कि विस्थापन अभिक्रिया, जब एक तत्व किसी यौगिक से किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके वहां से हटा दे, है ना, तो यहां केवल एक तत्व हटा रहा था, परंतु यहां ऐसा नहीं होता है। यहां क्या होता है, यहां पर आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। यौगिक होते हैं और वो अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस उपरांत होने वाली जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। समझिए कैसे। मैं यहां पर पहले तो इसका सामान्य सूत्र लेके चलता हूं। इसका सामान्य सूत्र देखिए, तो इसका अगर हम बात करें सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र तो इसका क्या है, सामान्य सूत्र ये है इसका। देखिए सामान्य सूत्र आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर A और ये आपका B, ठीक है नहीं, प्लस रिएक्शन करवा रहे हैं हम C और D से। जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अब आप इतना तो जानते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ऐसे है। तो होगा क्या, ये वाला जाएगा इधर और भैया ये आ जाएगा इधर। क्लियर। यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इधर, ये पहुंच जाएगा इधर। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा भैया यहां पर AD बन जाएगा, प्लस यहां पर क्या बन जाएगा जी, जब ये यहां पर आएगा, मतलब ये वाला जो है, देखिए ये वाला यहां आ जाएगा तो ये C भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका C और B। क्लियर। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो वही डेफिनेशन यहां पर आपको लिखना है कि ऐसी अभिक्रिया, या आप लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस उपरांत होने वाली क्रिया को हम बोलते हैं भैया द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन को पुट कर देता हूं, उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, यहां पर जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें जो यौगिक जो हैं अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस उपरांत जो अभिक्रिया होती है, तो इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया, मैंने यहाँ लिखा है इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देखिए। ठीक है नहीं, क्या देखिए इसका उदाहरण, उदाहरण बहुत ही ज्यादा जरूरी है उदाहरण तो आपका। ठीक है नहीं, देखिए तो उदाहरण में आप लिखेंगे कि देखिए सोडियम क्लोराइड की जब क्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, किससे कराते हैं भैया, सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, तो आप लिखेंगे यहां पर लिखेंगे जब
आप यहां लिख देना जब सोडियम क्लोराइड को लिखते हैं हम NaCl। क्लियर, लिख के चलना। सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ठीक है नी, NO3 से कराई जाती है तो यौगिक के आयनों के आदान प्रदान से सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। क्लियर, तो ये है आपका। देखिए ये स्टेटमेंट मैंने पहले ही लिख दिया है, आप चाहो तो पहले आप एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद इसको लिख दीजिए। तो यहां पर करना क्या है आपको, तो यहां पर अब आपको इसके रिएक्शन लिखना है, समीकरण लिखना है, ठीक है नी। तो सोडियम क्लोराइड, तो आप लिखेंगे इसका, देखिए तो यानी कि NaCl, इसका आप इसका नाम वगैरह भी लिखते चले, ठीक है नी। जो ये है कि आपका सोडियम क्लोराइड और आपका सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, देखिए ये आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, ये वाला चला गया यहां, ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड, ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी, आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्या होगी आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर, तो आपको इस प्रकार से रिएक्शन देनी है, आपको इसका नाम भी नीचे लिख देना है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। क्या बन गया ये, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन गया आपका। क्लियर, तो ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये होता है, ठीक है नी। तो आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है भैया, तो वो होती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। बताइए आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है नी, बहुत ही सिंपल है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था कि एक जो तत्व होता था, एक जो आपका धातु है या तत्व कोई भी मान लीजिए क्लोरीन वगैरह, तो जो भी आपका जो तत्व है, एक तत्व जो होता है वो किसी यौगिक से, उसमें जो कम क्रियाशील तत्व है उससे कम है, उसको विस्थापित कर देता है, उसको हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जब कम क्रियाशील तत्व को जब एक अधिक क्रियाशील तत्व उसके यौगिक से हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। परंतु ये क्या है, यहाँ डबल हो रहा है, ये देखिए स्थान तो हट रहा है परंतु ये इसका स्थान ले रहा है, ये इसका स्थान ले रहा है, तो इसलिए ये डबल बार हो रहा है, इसलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर, बड़ा ही सिंपल था जो कि मैंने आपको कवर कराया है। ये इसका सामान्य सूत्र है, इसे आपको लिखना है बोर्ड के अंदर, ताकि आपको कॉपी जो लिखो वो अच्छा सा लगे, ठीक है लिखने में, यानी कि हैंड राइटिंग थोड़ा सा साफ लगेगा और कॉपी जो लिखी जाएगी एक थोड़ा सा उसकी सजावट सही से होगी। क्लियर, तो आपको इसी प्रकार से आपको बोर्ड में लिखना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस
जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर हम 6 में देखेंगे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती है और ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भर भर के आता है, यानी कि दोनों अपक्रिया। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। देखिए ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि अपक्रिया जब होती है तो भैया कुछ ना कुछ हमें एनर्जी तो चाहिए ही, है ना, कोई ना कोई एनर्जी निकलेगी, है ना। रासायनिक अपक्रिया कैसे पता लगती है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है? ऐसा होता है कि जब कोई रिएक्शन करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है, और कुछ ऐसा होता है हमें ऊष्मा देनी ही पड़ती है, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है, तब जाके क्या रिएक्शन होती है, क्लियर, तब जाके क्या होती है, रिएक्शन होती है। अगर आपसे कहा जाए सब्जी को बनाना है तो कैसे बनाओगे भैया, उसमें आग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उनके अंदर रिएक्शन होगा, तब जाकर होगा ना वो, तब बनेगा ना कुछ, है ना। लकड़ी जलेगी, है ना, तब जाकर के क्या होगा, हीट उसको दिया जाएगा, तब जाकर सब्जी बनेगा। ऐसे इसमें होता है, कोई भी रासायनिक होती है तो उसमें भैया कुछ ना कुछ एनर्जी हमको देना पड़ता है, तब जाके अपक्रिया होती है। कुछ अपक्रिया ऐसे हो जाती है ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। किसकी हम बात करेंगे, ऊष्मा क्षेपी। तो अलग से मैं इसका लिख लेता हूं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। आप लगा लीजिए हेडिंग अलग से, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। अब इसके नाम से आपको क्या लगता है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, इसका मतलब यह हुआ कि ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, हीट जनरेट हो, एनर्जी निकले, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। मैं क्या नहीं, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊर्जा निकले, हीट उत्पन्न हो उसके अंदर से, तो उसे बोलते हैं हम ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। समझिए, पहले इसका सामान्य सूत्र देखिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो सामान्य सूत्र देखिए, सामान्य सूत्र जो आपको बोर्ड में लिखना है, क्या लिखना है, यानी कि जैसे मान लीजिए रिएक्शन करवाना है हमने, जैसे मान लीजिए ए है, ये प्लस बी है, रिएक्शन करवाना है इसको हमें, क्लियर, क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, कुछ रिएक्शन तो अपने आप हो जाती हैं और कुछ को हमें हीट देना पड़ता है। तो ये रिएक्शन तो मान लीजिए अपने आप हो रहा है, परंतु इससे क्या बन गया, ये बन गया इसका एक उत्पाद, ये दो अपकार के मिलाया एक उत्पाद बन गया, परंतु साथ मिलेगी यहां ऊष्मा, क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, क्लियर। तो यहां मिलेगी भैया हमें ऊर्जा, क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्या भैया, एक ऊर्जा ही तो है, इसका मात्रक कैलोरी होता है, क्या होता है, कैलोरी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका सामान्य सूत्र है। अब देखिए इसका अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसका वो लिखेंगे उदाहरण। देखिए उदाहरण, क्लियर, उदाहरण देखो, उदाहरण है, मान लीजिए जब हम कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ये मान लीजिए हमने लिया C+O2, कार्बन का दहन करवा रहे हैं हम, कार्बन का दहन यानी कोयले का दहन करवा रहे हैं, है ना, वायु में। तो क्या होता है बताइए, कोयला जो होता है, अब तो पता है कोयला को जलाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, है ना, कितनी मिलेगी वो अभी देखेंगे। जब ये आपस में मिलते हैं तो बन जाता है भैया यहाँ पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस साथ ही साथ निकलती है ऊष्मा, क्या निकलती है, ऊष्मा। अब कितनी ऊष्मा निकलती है, तो यहां देखिए निकलती है तो ऊष्मा है भाई, क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अगर आपसे पूछा गया है कितनी ऊष्मा निकल रही है तो आपको लिखना है, नहीं तो आपको ऐसे ही लिख देना है ऊष्मा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा गया तो आपको यहां लिखना भी है, यहां से निकलेगी 94 किलो कैलोरी, ठीक है नहीं, ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा आपकी निकलती है, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा आपकी निकलती है। तो ये अपक्रिया हुई आपकी ऊष्मा क्षेपी, जिसमें ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा निकली है, तो ऐसे अपक्रिया कहते हैं हम क्या, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। अब इसी एग्जाम्पल को जो यहाँ पे किया है वो आप यहां लिख दीजिए, ये कार्बन है भैया, ये क्या ऑक्सीजन है, ठीक है नी। तो आप लिख सकते हैं जब कार्बन का दहन या कोयले का दहन, है नी,
वायु के साथ किया जाता है, वायु में किया जाता है, ठीक है। तो कितनी ऊष्मा निकलती है वो आपको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब जब कार्बन जब कार्बन की क्रिया जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कराई जाती है, ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड यानी क्या होता है फॉर्मूला, CO2 है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ 94 किलो कैलोरी 94 किलो कैलोरी क्या होता है आप जानते हैं, कैलोरी ऊष्मा निकलती है। क्लियर, इस प्रकार। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, इस रिएक्शन को लिख देना है। ये रिएक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, क्लियर, ये रिएक्शन लिख देना। इनके नाम लिख देंगे कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, आप लिख देंगे इस प्रकार से। तो अब रिएक्शन क्या होगी इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा होगी इसकी जो रिएक्शन क्या होती है, इसकी रिएक्शन का मतलब यानी कि इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भैया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, फिर उसके बाद से नोट कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी, जो मैंने आपको बताया बस वही लिखना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, देखिए 2 बार लिख दिया है मैंने, जिसमें, ठीक है नहीं, इसे हटा देंगे एक बार। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर, ऊष्मा को, ये क्या है आपका, देखिए ये वाला जो होता है भैया, ये आपका यहाँ पर LHS पार्ट होता है और ये RHS पार्ट होता है। तो हमेशा हम ऊष्मा को कहां जोड़ते हैं, हमेशा हम ऊष्मा को प्लस चिन्ह के साथ दाईं ओर जोड़ते हैं। कहां जोड़ते हैं भैया, दाईं ओर जोड़ते हैं। तो हमेशा यहां लिख देंगे कि ऊष्मा को, इस अभिक्रिया में ऊष्मा को प्लस चिन्ह के साथ दाईं ओर जोड़ा जाता है। ये दाईं तो है, दाईं ओर जोड़ा जाता है, यानी सीधे हाथ की तरफ जोड़ते हैं इस प्रकार से। क्लियर, तो बस ये इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है नहीं, और भी एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ये होती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। चलिए अब हम बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक इसका उल्टा। अब यहाँ ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी, अब हमें ऊष्मा देनी होगी। अब यहाँ क्या हो रहा था, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, परंतु ऊष्मा वहां उत्पन्न नहीं होगी, अब हमें ऊष्मा देनी होगी, तब जाकर के रिएक्शन होगी। ठीक है ना। चलिए इसको यहां से नोट कीजिए। चलिए यहां से इसे हटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा ले वो अपने ऊपर, तब जाके अभिक्रिया हो। क्लियर, चलिए पहले मैं इसका एक सामान्य सूत्र लिखता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो सामान्य सूत्र लिखेंगे पहले, तो इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, ठीक है नहीं। देखिए सामान्य सूत्र क्या है, ये कोई एक उत्पाद है, क्लियर, और ये मान लीजिए आपका बी उत्पाद है। अब हम इसको ऊष्मा देंगे भाई, है ना, क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। तो आप देखिए इसे यहां पे भी लिख सकते हैं, है ना, या आप एक काम करिए, जब ये रिएक्शन होगा तो आप ऐसे लिख दीजिए बी। अब यहां पहले प्लस था, तो आपको माइनस चिन्ह के साथ यहां ऊष्मा लिख देना है,
ऊष्मा लगेगा। क्लियर, ऐसे करके। तो ये इसका सामान्य सूत्र हो गया, देख सकते हैं, ए प्लस बी, और ये ए भी हो जाएगा, पर ये माइनस चिन्ह लेना है, दाई ओर जोड़ेंगे पर माइनस चिन्ह, अगर इसे यहां पर जोड़ेंगे तो प्लस में जोड़ेंगे, है ना, ए और बी प्लस में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगा। जैसे हम मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, है ना, इस प्रकार से, परंतु इसे ऐसी बात नहीं है कि तोड़ना ही होगा, तोड़ने में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा देनी पड़ती है, परंतु अगर मान लीजिए संयोजन, वो तो सिंपल होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो टूट जाएगा, है नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा अलग अलग, है ना, वो मैंने आपको बताया था बुलियन अपक्रिया में। परंतु अगर इस प्रकार से दिया हो, अब इसका एग्जाम्पल सुनिए भैया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल में पहले आपको लेता हूं उदाहरण इसका, देखिए क्या देता हूं भैया, इसका उदाहरण, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, अगर यहां पर मैंने नाइट्रोजन ले लिया, क्या ले लिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो जानते हो क्या होता है आपका, N2 होता है, प्लस ऑक्सीजन ले लिया। अब मुझे इनकी रिएक्शन करवानी है, क्या करवानी है भैया, उनकी रिएक्शन करवानी है। अच्छा आप बताइए, जो नाइट्रोजन जो होता है, अब आप बताइए जो नाइट्रोजन जो होता है वो कैसा होता है, क्या रिएक्शन इसमें होगी, ऐसे नहीं होगी, क्यों, नाइट्रोजन ठंडा होता है, आपने देखा है नाइट्रोजन गैस जो होती है आपकी, जो चिप्स होते हैं उसमें भरी जाती है, चिप्स के पैकेट होते हैं, नमकीन वगैरह की पैकेट होती है, उसमें भरी जाती है, आपने देखा नमकीन फूली हुई होती है, क्यों भाई, ये ठंडी होती है और ये किसी से क्रिया भी नहीं करती है, ठीक है, नहीं वहां पर जो है उसके अंदर क्रिया नहीं करेगी, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी नमकीन का, नहीं ऑक्सीडेशन हो गया तो सड़ जाएगी मतलब जो नमकीन होती है, ठीक है, नहीं फंगी वगैरह लग जाएगा उस पर का मतलब जो होता है। तो ये नाइट्रोजन ठंडी गैस होती है, अब ऑक्सीजन साथ इसे क्रिया कराना है तो क्या करना पड़ेगा हमें भैया, इसको ऊष्मा देनी होगी, इसे ऊष्मा देंगे हम, जब इसे ऊष्मा देंगे तब जाके क्या होगा, ये रिएक्शन होगी, खूब ज्यादा ऊष्मा देंगे तब जाके ये रिएक्शन होगी, तो यानी कि ये हो जाएगा NO प्लस, अब प्लस तो यहां लगाएंगे नहीं, ऊष्मा दी है तो यहाँ ऊष्मा के लिए माइनस से लगाएंगे। अब कितनी ऊष्मा इसमें उत्पन्न होती है वो देखिए, इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है भैया वो कितनी होती है, जब हम इसमें सॉरी उत्पन्न नहीं होती है, देनी पड़ती है, तो वो कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा हमें देनी होगी, तब जाकर के बनेगा NO। NO का मतलब जो होता है वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर, तो ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये क्या है आपका नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ दो हैं, यहाँ पे भी दो है, तो सिंपल सा आप यहाँ दो लगा दीजिए, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, यहां पर देखिए लिखना है कि जब जब नाइट्रोजन में, आपको ऐसे लिख देता हूं, नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन, ठीक है, नहीं इसे लिख लेना हिंदी में, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने कराने पर क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी इसे हम कहते हैं NO। क्लियर, इसे ऐसे लिख लीजिए, इस प्रकार से दिया है तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, होता है, ठीक है, नहीं यानी जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसके लिए 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, कितनी की, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएं, ठीक है, नहीं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो, ठीक है, नहीं इसके लिए हमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ठीक है, नहीं तो इस अभिक्रिया, के लिए, तो इस क्रिया के लिए, अब क्रिया यानी क्रिया, क्रिया के लिए
45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, सिंपल, क्लियर। तो ये इसका रिएक्शन है, आप देख लीजिए, ये आपका रिएक्शन हो गया, क्लियर। ये आपका रिएक्शन है और ये वो है। यानी कि जब हम कोई नाइट्रोजन की क्रिया किससे कराएं? ऑक्सीजन से कराएं। किससे कराएं भैया? ऑक्सीजन से कराएं। तो क्या होता है? तो हमें 45 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तब जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, क्लियर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, नहीं, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें ऊष्मा को दाईं ओर माइनस चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है या दिखाया जाता है, क्लियर, इस प्रकार से। चलिए, तो यहां पर चलते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा को वो अवशोषण करती है पहले, है ना, उसके लिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा को नेगेटिव चिन्ह यानी कि माइनस चिन्ह के साथ दाईं ओर दिखाया जाता है, इधर दिखाएंगे, क्लियर। तो ये आपका पहले इसका सामान्य सूत्र है, इसको आप ध्यान रखना है, ये सामान्य सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल इसका पता होना चाहिए, और ये एग्जाम्पल है आपका। ये बहुत ठंडी रिएक्शन होती है, इसलिए इसे ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके रिएक्शन होती है। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 45 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तब जाकर के क्या बनता है भैया हमारा? ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। आप इसे लिख लेना, नाम लिख लेना, नाम लिखना मत भूलना इसका। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये तो नाइट्रोजन है, ये, और ये ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, लिख लेना, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गई आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको सही में आया होगा कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक है नहीं। बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको उसको कवर कराया है, बहुत ही सिंपल भाषा में, ठीक है नहीं। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई होगी। इसका एक एक एग्जाम्पल आपको तैयार करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। ये कई बार पूछा भी जाता है। तो चलो, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।